सभा, संविधान सभा। सभा संविधान सभा, ठीक है। देखिए, ध्यान दीजिएगा आप, अब समझिएगा। संविधान सभा नामक चैप्टर को हम लोगों को इसलिए पढ़ना होता है क्योंकि जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान संविधान सभा नामक संस्था या संगठन ने ही बनाया है। भारत के संविधान को संविधान सभा नामक संस्था ने बनाया है। यही कारण है कि संविधान सभा को हमें पढ़ने होते हैं। अगर बात की जाए संविधान सभा की, तो संविधान सभा की मांग तो बाद के वर्षों में जाकर उठाई गई, लेकिन शुरुआती वर्षों में संविधान की मांग उठाई गई थी कि भारत के लिए जो है एक संविधान होना चाहिए, भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए। इसकी मांग सबसे पहले उठाई गई थी। भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए, इसकी मांग सबसे पहले उठाई गई थी। भारत के लिए एक संविधान होनी चाहिए, इसकी मांग सर्वप्रथम किसने उठाया? तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक पारित किया और उस विधेयक के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार 1895 में इस बात की मांग किया कि भारत के लिए एक संविधान होनी चाहिए। बात अगर संविधान की जाए तो संविधान की मांग सर्वप्रथम, संविधान की मांग सर्वप्रथम 1895 में, संविधान की मांग सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा उठाया गया था। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा उठाया गया था, बाल गंगाधर तिलक। बाद के वर्षों में जाकर भारत के कई सारे अन्य राजनेताओं ने भी संविधान की मांग को उठाया, जैसे 1922 का ईस्वी। बात अगर 1922 के ईस्वी की करें तो 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने यह इच्छा जाहिर किया कि भारत के संविधान का निर्माण भारतीयों के इच्छा अनुसार किया जाएगा। यह बात महात्मा गांधी के द्वारा जो है 1922 ईस्वी में की गई। 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने यह इच्छा जाहिर किया कि भारत के संविधान का निर्माण भारतीयों के इच्छा अनुसार किया जाएगा। फिर 1924 ईस्वी की बात करें तो 1924 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने संविधान की मांग किया। मोतीलाल नेहरू ने संविधान की मांग किया। ये जो तिलक, गांधी और मोतीलाल नेहरू है, इन सभी की अगर बात की जाए तो ये सभी संविधान की मांग कर रहे थे। कोई भी संविधान सभा की मांग नहीं कर रहा था, ये सभी संविधान की मांग कर रहे थे। संविधान की मांग कर रहे थे कि भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए, इसकी मांग ये सभी लोग कर रहे थे। लेकिन बाद के वर्षों में जाकर संविधान के जगह संविधान सभा की मांग की जाने लगी। बाद के वर्षों में जाकर संविधान के जगह संविधान सभा की मांग की जाने लगी। बात अगर संविधान सभा की करे तो जो संविधान सभा है, संविधान सभा की मांग जिस व्यक्ति ने सबसे पहले किया है उसका नाम है एम एन रॉय ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग किया है और संविधान सभा की मांग एम एन रॉय ने 1934 ईस्वी में किया है। 1934 ईस्वी में एम एन रॉय ने संविधान सभा की मांग किया। एम एन रॉय की यह मांग थी कि भारत के लिए संविधान के निर्माण को लेकर संविधान सभा का गठन किया जाए। तो संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम एम एन रॉय ने किया है और वहीं संविधान की मांग सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने किया है। बाल गंगाधर तिलक ने संविधान की मांग सबसे पहले किया है और एम एन रॉय ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग किया है। तो संविधान की मांग अलग बात है और संविधान सभा की मांग अलग बात है, दोनों अलग अलग बात है। अब आपको 1934 ईस्वी में ही स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग किया। स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग किया। संविधान सभा की मांग किया स्वराज पार्टी। देखिए, आप सब लोग स्वराज पार्टी से निश्चित तौर पर अवगत होंगे कि जो स्वराज पार्टी है ये
1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग 1934 ईस्वी में किया और इसी स्वराज पार्टी से जुड़े हुए थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने 1924 में संविधान की मांग किया। तो मोतीलाल नेहरू 1924 में संविधान की मांग कर रहे हैं और उन्हीं से जुड़ा हुआ पार्टी जो स्वराज पार्टी है वह 1934 में संविधान सभा की मांग कर रहा है। और कहा जाता है कि पूरे भारतवर्ष के भीतर संविधान सभा की मांग करने वाली जो पहली राजनीतिक पार्टी बनी है वह आपको स्वराज पार्टी बनी है। स्वराज पार्टी बनी है। आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है संविधान सभा की मांग करने वाली प्रथम राजनीतिक पार्टी कौन है, तो इसका उत्तर होगा आपको स्वराज पार्टी। जब स्वराज पार्टी ने 1934 ईस्वी में संविधान सभा की मांग किया तो इसके ठीक अगले वर्ष 1935 ईस्वी में कांग्रेस ने भी संविधान सभा की मांग कर लिया। कांग्रेस ने भी संविधान सभा की मांग कर लिया। तो अगर बात कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग 1935 ईस्वी में किया। 1935 ईस्वी में कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग किया और बाद के वर्षों में जाकर 1938 ईस्वी में कांग्रेस से जुड़े हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात की मांग किया कि भारत के लिए संविधान निर्माण हेतु जो संविधान सभा होगा उस संविधान सभा में जो सदस्यों को चुना जाएगा, संविधान सभा में जो सदस्यों को चुना जाएगा उन सदस्यों को वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना जाएगा। उन सदस्यों को वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना जाएगा। वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना जाएगा। वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना जाएगा। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में यह मांग किया कि संविधान सभा में जो सदस्य चुने जाएंगे वह वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाएंगे। वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाएंगे। यह मांग जो है आपको पंडित नेहरू के द्वारा 1938 में की गई थी। पंडित नेहरू के द्वारा जो 1938 में मांग की गई थी उस मांग को ही स्वीकृति अगस्त प्रस्ताव 1940 के माध्यम से दिया गया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 के माध्यम से पंडित नेहरू के मांग को ही स्वीकृति प्रदान किया गया था। लेकिन अगस्त प्रस्ताव में जो बातें कही गई थी उससे कांग्रेस पूर्णतः सहमत नहीं थी। और जब अगस्त प्रस्ताव से कांग्रेस पूर्णतः सहमत नहीं हुई तो कांग्रेस तथा कांग्रेस के लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से 1942 में क्रिप्स मिशन योजना का भारत आगमन हुआ। 1942 में क्रिप्स मिशन योजना का भारत आगमन हुआ। क्रिप्स मिशन योजना ने सिफारिश जो किया था उस सिफारिश में क्रिप्स मिशन योजना ने यह कहा कि भारत के लिए संविधान का निर्माण किया जाएगा और संविधान के निर्माण को लेकर संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा का गठन किया जाएगा। पहली बार संविधान सभा के गठन को स्वीकार क्रिप्स प्रस्ताव 1942 के माध्यम से किया गया था। पहली बार संविधान सभा के गठन के प्रस्ताव को स्वीकार क्रिप्स प्रस्ताव 1942 के माध्यम से किया गया था। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 के माध्यम से किया गया था। लेकिन क्या हुआ जी? क्या हुआ? सिर्फ हल्ला हो रहा, देखिए तो क्या हुआ? वही सब हल्ला कर रहा है। तो आप लोग काहे ऐसे करते हैं? गर्दा उड़ रहा है। देखिए हो, देखिए देखिए तो जो आपको 1942 का क्रिप्स प्रस्ताव था, इस क्रिप्स प्रस्ताव में ही पहली बार इस बात को स्वीकार किया गया कि संविधान के निर्माण को लेकर संविधान सभा का गठन किया जाएगा। लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव में भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण की बात नहीं थी, जिस वजह से क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग जब इसे अस्वीकार कर दिया, कालांतर में जाकर कांग्रेस ने भी इसे अस्वीकार कर दिया था। बाद के वर्षों में जाकर कांग्रेस ने भी इसे अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि कांग्रेस की जो मंशा थी वो बातें क्रिप्स प्रस्ताव में नहीं थी। इसी वजह से कांग्रेस ने भी क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। फिर आपको 1946 ईस्वी में, वर्ष 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना का भारत आगमन हुआ। कैबिनेट मिशन योजना का भारत आगमन हुआ। कैबिनेट मिशन योजना का जो भारत आगमन 1946 में हुआ, कैबिनेट मिशन योजना ने अपनी सिफारिशें
मई 1946 में की, मई 1946। कैबिनेट मिशन योजना का भारत आगमन हुआ था मार्च 1946 में, 24 मार्च 1946 को। और कैबिनेट मिशन योजना ने अपनी सिफारिश 16 मई 1946 को किया, 16 मई 1946 को किया। कैबिनेट मिशन योजना ने कई प्रकार की सिफारिशें की थी। कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिशों को आधुनिक भारतीय इतिहास में विस्तार पूर्वक हम लोगों को पढ़ने होते हैं, लेकिन यहां पर इस चैप्टर के अकॉर्डिंग इस बात को जानना है आपको कि कैबिनेट मिशन योजना ने ही यह सिफारिश किया था कि भारत के लिए संविधान का निर्माण होगा, संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन होगा। तो संविधान सभा के गठन के प्रस्ताव को पारित कैबिनेट मिशन योजना ने भी किया था, और कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा पारित किए गए प्रस्ताव के आधार पर ही संविधान सभा का गठन हुआ। और कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा पारित किए गए प्रस्ताव के आधार पर ही संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ। और इसी संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का निर्माण किया, इसी संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का निर्माण किया। आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, कई दफा यह प्रश्न पूछा गया है कि संविधान सभा का गठन किस योजना के संस्तुति या सिफारिश पर हुआ है। तो संविधान सभा का जो गठन हुआ है वह कैबिनेट मिशन योजना के संस्तुति या सिफारिश पर हुआ है। कैबिनेट मिशन योजना के संस्तुति या सिफारिश पर जो है संविधान सभा का गठन हुआ है, और इसी संविधान सभा ने भारत के लिए जो है संविधान का निर्माण किया है, इसी संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का निर्माण किया है। तो अब यहां पर जो है हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है कुछ बात हमने आपको बताया है, उन चीजों को एक बार हम लोग याद कर लेते हैं, फिर यहां से आगे बढ़ जाएंगे। आइएगा, सबसे पहले संविधान की मांग किसने किया? सबसे पहले संविधान की मांग किसने? बाल गंगा धरती लक। बाल गंगा धरती लक ने संविधान की मांग कब किया? कब किया है? अच्छा, किसने यह कहा है कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार बनाया जाए? किसने कहा है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने अपना विचार यह कब प्रकट किया कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? 1900। मोतीलाल नेहरू ने संविधान की मांग कब किया? मोतीलाल नेहरू ने संविधान की मांग आए? संविधान सभा की मांग करने वाला प्रथम व्यक्ति, संविधान सभा की मांग करने वाला आए? संविधान सभा की मांग करने वाला प्रथम पार्टी, प्रथम पार्टी, प्रथम पार्टी स्वराज पार्टी ने कब मांग किया? कब मांग किया है? कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग कब किया? कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग कब? कांग्रेस ने संविधान सभा की। और 1938 में किसने यह कहा कि संविधान सभा में जो सदस्य चुने जाएंगे वह वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने आए? पंडित जवाहरलाल। अच्छा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो मांग की थी, उनकी मांग को स्वीकृति अंग्रेजों ने किस प्रस्ताव के माध्यम से? अगस्त प्रस्ताव 1940। समझ गए? और इसके बाद जो है पहली बार किस प्रस्ताव में इस बात को स्वीकार किया गया कि संविधान सभा का गठन होगा? आए? संविधान सभा के गठन होंगे वाले प्रस्ताव को सर्वप्रथम स्वीकृति प्रदान किस आयोग ने किया था? किसने किया था? लेकिन क्या क्रिप्स मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ? नहीं, ना हुआ। इसके बाद संविधान सभा का गठन किस योजना के संस्तुति पर? संविधान सभा का गठन किस योजना के संस्तुति पर? कैबिनेट मिशन योजना। और जो है आपको कैबिनेट मिशन योजना में टोटल 3 सदस्य था, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। क्रिप्स, अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स हो गए, एबी अलेक्जेंडर हो गए, पेंथिक लॉरेंस हो गए। और इन तीनों के विषय में जानते हैं, यह प्रश्न जो है निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य है और नहीं है, यह प्रश्न जो है कई बार पूछा है प्रश्न, तो इसको आप विशेष तौर पर याद रखिएगा। क्रिप्स मिशन योजना में टोटल कितने सदस्य? याद रखने का ट्रिक है काल, KAL, काल। के से क्रिप्स, ए से अलेक्जेंडर, एल से लॉरेंस। समझ गए? तो क्रिप्स मिशन योजना में टोटल कितने सदस्य? याद रखने का ट्रिक क्या? के से क्रिप्स, ए से, एल से। इसमें सबसे ऊंचे पद पर पेंथिक लॉरेंस था। सबसे ऊंचे पद पर कौन था? सबसे ऊंचे पद पर पेंथिक लॉरेंस था। यही कारण कैबिनेट मिशन योजना की अध्यक्षता जो है आपको पेंथिक लॉरेंस ने किया। किसने किया? पेंथिक। तो कैबिनेट मिशन योजना की अध्यक्षता किसने किया था? पेंथिक लॉरेंस ने। अब देखिएगा, समझिएगा चीजों को। कैबिनेट मिशन योजना ने संविधान के निर्माण को लेकर संविधान सभा का गठन किया।
साथ ही साथ कैबिनेट मिशन योजना ने जो सिफारिश की थी, उस सिफारिश में यह भी सिफारिश किया था कि संविधान सभा में प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य को शामिल किया जाएगा। संविधान सभा में प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर, संविधान सभा में प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य को शामिल किया जाएगा। प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य को शामिल किया जाएगा। यह भी सिफारिश कैबिनेट मिशन योजना ने किया। और कैबिनेट मिशन योजना ने जो यह सिफारिश किया कि 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य को शामिल किया जाएगा, उस आधार पर संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य निर्धारित किए गए। उस आधार पर टोटल संविधान सभा में 389 सदस्य निर्धारित किए गए। तो कैबिनेट मिशन योजना ने संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य निर्धारित किया। साथ ही साथ कैबिनेट मिशन योजना के जो सदस्य थे, क्रिप्स अलेक्जेंडर और पेंथिक लॉरेंस, इन तीनों ने भारतवर्ष के भीतर यह भी देखा कि भारत के भीतर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अंग्रेजों का शासन है, और भारत के भीतर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर राजा महाराजाओं का शासन है। तो वैसे क्षेत्र जहां पर ब्रिटिशों का शासन था उसको ब्रिटिश प्रांत, और जहां पर राजा महाराजाओं का शासन था उसको देसी रियासत। जहां पर ब्रिटिशों का शासन था ब्रिटिश प्रांत, और जहां पर राजा महाराजा का शासन था उसे देसी रियासत। भारत के लिए जो संविधान का निर्माण हो रहा था, यह संविधान ब्रिटिश प्रांत में भी लागू होते और देसी रियासत में भी लागू होते। ऐसा नहीं था कि यह संविधान ब्रिटिश प्रांत में ही लागू होते, और ऐसा भी नहीं था कि यह संविधान सिर्फ देसी रियासत में लागू होता, नहीं, बल्कि जो संविधान बनता वो पूरे भारतवर्ष में लागू होता, चाहे वह ब्रिटिश प्रांत हो चाहे वह देसी रियासत हो। तो जो संविधान भारत का बनने वाला था वह पूरे भारतवर्ष के लिए बनने वाला था। इसलिए कैबिनेट मिशन योजना ने यह कहा कि जब भारत के लिए, पूरे भारत के लिए संविधान बन रहा है, तो संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांत के भी प्रतिनिधि होने चाहिए और संविधान सभा में देसी रियासत के भी प्रतिनिधि होने चाहिए। तो कैबिनेट मिशन योजना ने यह भी कहा कि संविधान सभा में सिर्फ ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि नहीं होंगे, बल्कि ब्रिटिश प्रांत के साथ साथ संविधान सभा में देसी रियासत के भी प्रतिनिधि होंगे, देसी रियासत के भी प्रतिनिधि होंगे। अब 389 में से कहा गया कि 296 प्रतिनिधि ब्रिटिश प्रांत से होंगे, 296 प्रतिनिधि ब्रिटिश प्रांत से होंगे, और 93 प्रतिनिधि जो है आपको देसी रियासत से होंगे। 93 प्रतिनिधि देसी रियासत से होंगे, देसी रियासत से होंगे। तो टोटल 296 प्लस 93 को अगर आप जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा 389। दोनों को जब आप जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा? 389। अब आगे चल करके कैबिनेट मिशन योजना ने यह कहा कि जो 296 प्रतिनिधि ब्रिटिश प्रांत से आएंगे उनके लिए चुनाव होगा। 296 प्रतिनिधि जो ब्रिटिश प्रांत से आएंगे उनके लिए क्या होगा? चुनाव, उनके लिए चुनाव होगा। और जो 93 प्रतिनिधि देसी रियासत से आएंगे, 93 प्रतिनिधि देसी रियासत से आएंगे, इन्हें देसी रियासत के राजा महाराजाओं के द्वारा मनोनीत किया जाएगा, देसी रियासत के राजा महाराजाओं के द्वारा मनोनीत किया जाएगा। तो 296 के लिए चुनाव होना था, निर्वाचन होना था, इलेक्शन होना था, और 93 मनोनीत होने थे, अर्थात नॉमिनेट होने थे या नामांकित होने थे। तो इस आधार पर यह बात कहा जा सकता है कि भारत के संविधान का निर्माण करने वाली जो संविधान सभा थी वह निर्वाचित और मनोनीत दोनों थी। यह कहना उचित होगा, जबकि यह कहना अनुचित होगा कि संविधान सभा निर्वाचित थी या संविधान सभा मनोनीत थी। संविधान सभा पूर्णतः निर्वाचित थी यह भी आप नहीं कह सकते हैं, संविधान सभा पूर्णतः निर्वाचित थी या मनोनीत थी यह बात आप नहीं कह सकते, बल्कि यह कहना सबसे ज्यादा उचित होगा कि जो संविधान सभा है वह निर्वाचित और मनोनीत दोनों थी, निर्वाचित और मनोनीत दोनों थी। अब 93 को तो देसी रियासत के राजा महाराजा मनोनीत करेंगे, यह तो ठीक है, लेकिन 296 प्रतिनिधि जो ब्रिटिश प्रांत से आने थे उनके लिए चुनाव होने थे। 296 सदस्यों के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946, जुलाई अगस्त 1946 में 296 प्रतिनिधियों हेतु चुनाव हुए। जब चुनाव हुए तो इस चुनाव में भारत की आम जनता पार्टिसिपेट नहीं की,
जैसे भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में आम जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है, बल्कि आम जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि पार्टिसिपेट करते हैं, उसी प्रकार से 296 सदस्यों के लिए जो चुनाव हुए, इसमें भारत की आम जनता पार्टिसिपेट नहीं की, बल्कि आम जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि थे उन्होंने भाग लिया। और यह चुनाव उसी आधार पर हुआ जिस आधार पर भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। अनुच्छेद 54 जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर इसको आप समझेंगे, यहां पर हम आपको नहीं समझाएंगे। इसी आधार पर, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा ही 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए। अब जब 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए तो इसमें कांग्रेस को 208 सीट मिला। कांग्रेस को 208 सीट मिला, मुस्लिम लीग को 73 सीट मिला और 8 इंडिपेंडेंट निर्दलीय व्यक्ति चुने गए। टोटल 8 निर्दलीय व्यक्ति चुने गए। इसके अलावे जो अन्य छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां थी, चाहे बात कम्युनिस्ट पार्टी की करे, कम्युनिस्ट पार्टी को 1 सीट मिला, चाहे बात कृषक प्रजा पार्टी की करे तो कृषक प्रजा पार्टी को भी 1 सीट मिला, चाहे बात यूनियनिस्ट पार्टी की करे उसको भी 1 सीट मिला, तथा अन्य जितनी भी छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां थी सबको 1-1 सीट मिला। सबको 1-1 सीट मिला, सबको 1-1 ही सीट मिला है, टोटल को 1-1 सीट मिला है। तो सीधे तौर पर आप याद रखिएगा, इसको ऐसे याद रखिएगा, कभी कताल आपसे आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है या पूछा जाता है। कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73, इंडिपेंडेंट 8, बाद बाकी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी, कोई भी राजनीतिक पार्टी उठा करके देख लीजिए आप, सबको 1-1 सीट मिला। सबको कितना सीट? 1-1 सीट मिला, सबको 1-1 सीट मिला। ठीक है। जब चुनाव में आपको कांग्रेस को 208 सीट मिला, और एक चीज यहां पर जोड़ करके बता दे तो 208, 73, 8 और 7, 8 3 11, 11 8, 11 8, 19 7, 19 7, 7 1, 8 1 9, 296 हुआ जी। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, 208 कांग्रेस, 73 को मुस्लिम लीग, 8 को इंडिपेंडेंट और 7 गो सीट 7 अलग अलग छोटी छोटी पार्टियों को मिला था। 7 गो सीट 7 अलग अलग छोटी छोटी पार्टियों को मिला था, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी जैसी पार्टियां जो है आपको शामिल हुआ करती थी। तो टोटल 296 हो गया, कोई डाउट नहीं ना है। चलिए, अब जब कांग्रेस को 208 सीट मिला, यह तो स्पष्ट ना हो गया कि संविधान सभा में कांग्रेस का चलने वाला है। संविधान सभा में किसका चलने वाला है? कांग्रेस का चलने वाला है। जैसे ही यह बात स्पष्ट हो गया कि संविधान सभा में कांग्रेस का चलने वाला है, तो मुस्लिम लीग विरोध करना शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग विरोध करना शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग विरोध करना शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग विरोध करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी संविधान सभा की बैठक बुलाई गई। संविधान सभा की बैठक बुलाई गई और संविधान सभा की प्रथम बैठक दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को बुलाई गई। और संविधान सभा की प्रथम बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को बुलाई गई, यह बैठक 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक चला। यह बैठक 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक चला। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक चला। अब इस प्रथम बैठक के दौरान कई सारे कार्य हुए। देखिए, आप देखिएगा, बहुत सारे टीचर लिखाते हैं, बताते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई है, 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय बैठक हुई है, 13 दिसंबर 1946 को तृतीय बैठक हुई है। गलत है ये, समझिए, ये गलत है। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक, 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय बैठक, 13 दिसंबर 1946 को तृतीय बैठक, ये गलत है। बल्कि जो प्रथम बैठक है
वह 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 के बीच हुआ। आप एम लक्ष्मीकांत पलट करके देख लीजिएगा, हम आपको यहां पर दिखा देते हैं, किताब है ये है तो दिखाइए देते हैं। देखिए 5वां एडिशन है, हम छठा एडिशन खरीदे नहीं है, ठीक है, पैसा नहीं ना है, कहां से खरीदे। देखिए आप देखिएगा दूसरा चैप्टर में सबसे लास्ट में यहां पर है, ठीक है, पहला सत्र या पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 से 9 से 23 दिसंबर 1946, दूसरा सत्र 20 से 25 जनवरी 1947, तीसरा 28 अप्रैल से 2 मई 1947, चौथा 14 जुलाई से 31 जुलाई 1947, पांचवा 14 से 30 अगस्त 1947, 14 से 30 अगस्त 1947, फिर इस प्रकार से ऑनवर्ड दिया हुआ है, समझ गए। तो ये चीज है। तो अब देखिएगा आप यहां पर 9 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुई तो इस बैठक में टोटल 211 सदस्य शामिल हुआ था, 211 211 सदस्य शामिल हुए थे। इस बैठक में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुआ था, इस बैठक में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुआ था। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था, मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था, मुस्लिम लीग इस बैठक में शामिल नहीं हुआ था। अब 211 लोग शामिल हुए थे, जो 211 लोग शामिल हुए थे, इन 211 लोगों में सबसे वरिष्ठ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। सबसे वरिष्ठ कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जिस वजह से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रोटेम स्पीकर हिंदी में अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। फिर प्रोटेम वाइस स्पीकर या हिंदी में अस्थाई उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी को बनाया गया। फ्रैंक एंथोनी को अस्थाई उपाध्यक्ष बनाया गया। तो 9 दिसंबर 1946 को अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थाई उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी को बनाया गया। अब इन दोनों को जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाया गया, वरिष्ठता के आधार पर बनाया गया, वरिष्ठता के आधार पर। और वरिष्ठता के आधार पर प्रथम बैठक में जो अस्थाई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाया गया है, इस परंपरा का इजाद करने वाला पहला देश फ्रांस है। इस परंपरा का इजाद करने वाला पहला देश फ्रांस है। और फ्रांस से प्रभावित होकर ही अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थाई उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी को बनाया गया। लेकिन इस प्रथम बैठक के दौरान ही 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने जो कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, उस निर्णय में संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया। फिर अस्थाई उपाध्यक्ष एचसी मुखर्जी को बनाया। फिर संविधान सभा का सलाहकार बीएन रॉ को बनाया। ये सभी निर्णय 11 दिसंबर 1946 को लिए गए थे। 11 दिसंबर 1946 को अस्थाई अध्यक्ष के तौर पर राजेंद्र बाबू को चुन लिया गया, अस्थाई उपाध्यक्ष के तौर पर एचसी मुखर्जी को चुन लिया गया और संवैधानिक सलाहकार के तौर पर बीएन राव को चुन लिया गया। और जब अस्थाई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलाहकार इन सभी को चुन लिया गया, तत्पश्चात संविधान सभा संविधान के निर्माण को लेकर काम करना शुरू कर दिया।
और प्रथम बैठक के दौरान ही 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखा। पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखा। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष पंडित नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा, इस उद्देश्य प्रस्ताव पर संविधान सभा ने कई दिनों तक विचार विमर्श किया और उद्देश्य प्रस्ताव पर कई दिनों तक विचार विमर्श करने के बाद संविधान सभा ने अपनी द्वितीय बैठक, संविधान सभा की द्वितीय बैठक 20 जनवरी 1947 से 25 जनवरी 1947 20 जनवरी 1947 से 25 जनवरी 1947 के बीच संविधान सभा की द्वितीय बैठक हुई और अपनी इस द्वितीय बैठक के दौरान भी संविधान सभा ने कई सारे निर्णय लिए और अपनी इस द्वितीय बैठक के दौरान जो संविधान सभा ने कई सारा निर्णय लिया, उसमें एक निर्णय यह है कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार लिया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार लिया। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद के वर्षों में जाकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी और इससे भी महत्वपूर्ण घटना एक और घटित हुई है 22 जनवरी 1947 को। क्या घटित हुई है? तो 22 जनवरी 1947 को ही संविधान सभा ने यह प्रस्ताव पारित किया कि संविधान सभा भारत को एक संविधान बनाकर देगा। संविधान सभा काम करना शुरू तो 9 दिसंबर 1946 से ही कर दिया था, लेकिन संविधान सभा का जो लक्ष्य क्लियर हुआ, जैसे आप लोग पटना आ जाते हैं, इंटर करने के बाद आते हैं तो 2-3 साल तक इधर उधर भटकते रहते हैं। 2-3 साल के बाद जब थोड़ा सा गार्जियन का प्रेशर बनता है तब अपना लक्ष्य क्लियर करते हैं कि फलना काम करना है। ऐसे तो आप इंटर करने के बाद भी आए होंगे तो आपका लक्ष्य तो वही होगा कि कहीं सरकारी नौकरी लग जाए, लेकिन 2-3 साल गुजारने के बाद जो है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं कि नहीं, करना ही करना है। तो वही बात हुआ संविधान सभा में भी। संविधान सभा को तो संविधान का निर्माण करना ही था, लेकिन संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव पारित किया। संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव पारित किया कि संविधान सभा भारत को एक संविधान बनाकर देगा। संविधान सभा भारत को एक संविधान बनाकर देगा। यह प्रस्ताव पारित संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को किया और फिर संविधान के निर्माण होने लगे। जब संविधान के निर्माण संविधान सभा के द्वारा किए जाने लगे तो इसी क्रम में आगे चल करके 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई। माउंटबेटन योजना ने यह स्पष्ट कर दिया था कि भारत का विभाजन होगा, पाकिस्तान का निर्माण होगा तथा भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंप दी जाएगी। जब यह स्पष्ट माउंटबेटन योजना में 3 जून 1947 को हो गया, आप पंखा ही ऐसे होंकते रहिए, ठीक है? जो होंक रहे हैं आप ही को तो गर्मी लगता है और किसी को थोड़े गर्मी लगता है। आप तो एकदम एसी में रहते हैं, समझ गए? और सब लोग तो ऐसा, एक और सब लोग के पास तो पंखो ना है, समझे? देखिए ऐसे ऐसे करने, पूरा क्लास आराम से सुन रही है और एगो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो माइंड मेरा भी ना डाइवर्ट होता है जी। उसको शुरुए से हम देख रहे हैं, हम सोच रहे थे कि ना आज डाइवर्ट माइंड नहीं होने देंगे, लेकिन फिर भी अंतिम में रहा नहीं गया, बोलना पड़ा, समझ गए? गर्मी लगता है, पसीना चूता है, चुने दीजिए, समझ गए? पसीना चूना अच्छी बात है, पसीना चूना आपके स्वस्थ होने की निशानी है। अगर किसी को पसीना नहीं चूता वो बीमार है, समझ गए? तो एकदम कुछ लोग जो है एकदम क्या बताए अब आप, चलिए समझिएगा आप। तो माउंटबेटन योजना में जब यह स्पष्ट हो गया, क्या जी लोग को गर्मी नहीं लगता? सबको गर्मी लगता है, ये तो मोटी है, इसको तो और गर्मी लगता होगा। बताइए, यहाँ पे पंखा भी नहीं, कहां होक रही है बेचारी, समझ गए? चलिए समझिएगा अब आप। 3 जून 1947 को यह स्पष्ट हो गया, भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंप दी जाएगी। अब जब यह स्पष्ट हो गया
तो अब जब भारत आजाद होगा तो कौन झंडा फहराएंगे? तो तिरंगा फहराएंगे। तो संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर तिरंगा को स्वीकृति प्रदान की। संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर तिरंगा को स्वीकृति प्रदान की 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर तिरंगा को स्वीकृति प्रदान किया। तिरंगा को स्वीकृति प्रदान किया और जब भारत आजाद हुआ तो तिरंगा झंडा ही फहराया गया। और आप सब लोग जानते हैं कि भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली और भारत को जब आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली तो उस समय संविधान सभा की 5वीं बैठक हो रही थी। और संविधान सभा की 5वीं बैठक की अगर हम लोग बात करें तो जो संविधान सभा की 5वीं बैठक है वह 14 अगस्त 1947 से 30 अगस्त 1947 संविधान सभा की 5वीं बैठक 14 अगस्त 1947 से 30 अगस्त 1947 के बीच हुआ। संविधान सभा की इस 5वीं बैठक के दौरान ही 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। और जब भारत आजाद हुआ लेकिन आजादी से ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। अब यहां पर समझिएगा आप चीजों को कि जब भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो आजादी के ठीक बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। आजादी के ठीक बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। अब प्रश्न यह उठता है कि संविधान सभा का पुनर्गठन क्यों किया गया? तो इसका उत्तर यह है कि संविधान सभा का पुनर्गठन इसलिए किया गया क्योंकि कैबिनेट मिशन योजना ने जो 389 सदस्य निर्धारित किया था संविधान सभा में, वह संविधान सभा भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए निर्धारित किया गया था। लेकिन 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान का निर्माण हुआ, तो अब पाकिस्तान तो अलग हो गया। अब जब पाकिस्तान अलग हो गया तो उतना सदस्य संविधान सभा में रहकर क्या करता? तो इसलिए अर्थात आजादी के ठीक बाद संविधान सभा का पुनर्गठन इसलिए हुआ क्योंकि भारत का विभाजन हुआ। इसलिए संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ आजादी के ठीक पश्चात। आजादी के ठीक पश्चात जब संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ तो अब संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 से घटकर के 299 कर दिया गया। 389 से घटाकर 299 कर दिया गया। और 299 सदस्यों में भी यह कहा गया कि 229 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से आएंगे और 70 सदस्य देसी रियासत से आएंगे। 70 सदस्य कहां से आएंगे? देसी रियासत से 70 सदस्य आएंगे, यह तय हुआ। और बात अगर आजादी के बाद की करें तो आजादी के बाद 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। आजादी के बाद संविधान सभा के संदर्भ में 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। आजादी के बाद संविधान सभा में 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। आजादी के बाद संविधान सभा में जो 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, एक परिवर्तन यह हुआ कि संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 से घटा करके 299 कर दिया गया। एक परिवर्तन यह है। फिर दूसरा परिवर्तन यह हुआ कि संविधान सभा को एक संप्रभु निकाय बना दिया गया जिसका काम सिर्फ संविधान का निर्माण करना तक ही सीमित नहीं किया गया, बल्कि संविधान सभा को यह भी काम दिया गया कि संविधान सभा तब तक भारत के लिए विधि का निर्माण करेंगी जब तक भारत की संसद अस्तित्व में नहीं आ जाता है। और जब तक भारत की संसद अस्तित्व में नहीं आ गई तब तक संविधान सभा ही भारत के लिए विधि का निर्माण करती रही। और भारत की निर्वाचित संसद अस्तित्व में मई 1952 में आई है और मई 1952 से पहले तक विधि का निर्माण भारत के लिए संविधान सभा के द्वारा ही किया गया है। और संविधान सभा ने संविधान का ही निर्माण नहीं किया, संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का तो निर्माण किया ही, साथ ही साथ संविधान सभा भारत के अंतरिम संसद के तौर पर भी काम किया, अंतरिम संसद के तौर पर भी काम किया है। तो आजादी के बाद संविधान सभा के संदर्भ में 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। एक, 389 से घटाकर सदस्यों की संख्या 299। दूसरा,
संविधान सभा को एक संप्रभु निकाय बना दिया गया। संविधान सभा भारत के लिए विधि का निर्माण भी कर सकती थी। और इसके बाद अगर बात तीसरे की जाए तो तीसरा परिवर्तन जो है आपको यह हुआ था कि वही अंतरिम संसद दूसरा तीसरा हमको लगता है दोनों बता दिए हैं, ठीक है, अंतरिम संसद के तौर पर काम किया है। तीसरा परिवर्तन यही हुआ है। तो ये तीन चीज जो है आपको देखने को मिले हैं। अब आजादी के बाद संविधान सभा ने क्या किया क्या नहीं किया इसको आगे देखेंगे। उससे पहले आप थोड़ा सा अपना मुंह खोल लीजिए, मुंह खोल करके याद कर लीजिए, नहीं तो आप लोग भी सोने न लगते हैं। आप लोग को तो लगता है कि हम कथावाचक हैं, सत्यनारायण भगवान का कहानी कह रहे हैं, समझ गए। कहां तक चीजों को याद कर लिए थे? इससे पहले तक याद कर लिए, यहां से याद करेंगे, ठीक है। आ जाइए। कैबिनेट मिशन योजना ने प्रत्येक कितना आबादी पर संविधान सभा में एक सदस्य को शामिल करने की बात की? प्रत्येक संविधान सभा में कुल कितने सदस्य कितने सदस्य? संविधान सभा निर्वाचित था, मनोनीत था, या निर्वाचित और मनोनीत दोनों? निर्वाचित और मनोनीत दोनों ना? अच्छा, संविधान सभा के सदस्यों को भारत की आम जनता ने चुना था? नहीं ना, भारत की आम जनता नहीं ना चुना था। चलिए, कितना सीट के लिए चुनाव होने थे? और मनोनीत 296 सीट के लिए चुनाव कब हुए? कांग्रेस को कितना सीट मिला? कांग्रेस को, मुस्लिम लीग, इंडिपेंडेंट, बाद बाकी 7 छोटी पार्टियों को कितना सीट? 7 छोटी पार्टियों को कितना सीट? 1 ना। तो चुनाव में तो ज्यादा कांग्रेस को मिला, तो कांग्रेस का बोलबाला संविधान सभा में होना था। इसी वजह से मुस्लिम लीग विरोध करना शुरू किया, हाँ या ना? और मुस्लिम लीग के विरोध के बावजूद संविधान सभा की बैठक कहां बुलाई गई? प्रथम बैठक कब से कब तक? क्या मुस्लिम लीग भाग लिया था? मुस्लिम लीग भाग लिया? नहीं ना, नहीं भाग लिया। प्रथम बैठक में टोटल कितने सदस्य मौजूद? कितने सदस्य? और अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया? और अस्थायी अध्यक्ष, और अस्थायी उपाध्यक्ष, और अस्थायी उपाध्यक्ष। अच्छा, ये जो वरिष्ठता के आधार पर प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाए, कौन देश से प्रभावित होकर? चलिए, इसके बाद जो है 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? अस्थायी उपाध्यक्ष, सलाहकार। संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा? अच्छा, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकार कब किया? किस बैठक के दौरान किया? कौन बैठक के दौरान? संविधान सभा ने कब यह प्रस्ताव पारित किया कि संविधान सभा भारत को एक संविधान बनाकर देगी? 22 जनवरी 1900। संविधान सभा ने कब यह प्रस्ताव पारित किया कि संविधान सभा भारत को एक संविधान का निर्माण? 22 जनवरी 1900। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर तिरंगा को स्वीकार कब किया? कब किया? अच्छा, भारत को जब आजादी मिली तो जो है आजादी के समय संविधान सभा की कौन सी बैठक हुई? कौन सी बैठक? अच्छा, आजादी के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ? आजादी के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ, हाँ या ना? और जब संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ तो जो है संविधान सभा में कितने सदस्य निर्धारित? कितने सदस्य? 299 में से ब्रिटिश प्रांत से कितने? ब्रिटिश प्रांत। देसी रियासत। इतना बात ही ना बताएं, याद हुआ? चलिए, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? पानी।
अच्छा, चलिए ध्यान दीजिएगा, आप सुनिएगा आगे। देखिए आपको जो है रुक जाइए, मत जाइए, आपके बिना कैसे पढ़ाएंगे हम। तो लड़की चली गई छोड़ के, उसके बिना अब क्लास होगा नहीं होगा? छोड़ दे, अब छोड़ देते हैं अब। चलिए चलिए शांत रहिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा आजादी के बाद भी अपने कार्य को लगातार जारी रखा, और जब भारत के संविधान के निर्माण हो ही रहे थे, उसी दौरान नाथूराम गॉडसे ने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान, भारत के संविधान के ऊपर गांधीवाद का कोई प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। भारत का संविधान गांधीवाद से दूर है, क्योंकि संविधान निर्माण होने के क्रम में ही गांधी जी की हत्या हो गई थी। गांधी जी की हत्या कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, बल्कि अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी। तो संविधान सभा के सदस्यों ने यह तय किया कि गांधी जी को श्रद्धांजलि देनी है। संविधान सभा की 7वीं बैठक 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 तक संविधान सभा की 7वीं बैठक हुई थी। और इस 7वीं बैठक के दौरान ही गांधी जी को संविधान सभा के सदस्यों ने श्रद्धांजलि दिया था। इस 7वीं बैठक के दौरान ही गांधी जी को संविधान सभा के सदस्यों ने श्रद्धांजलि अर्पित किया था। और फिर संविधान सभा अपना काम लगातार करता रहा, और जब संविधान सभा लगातार भारत के संविधान के निर्माण को लेकर अपने कार्य को जारी रखा हुआ था, उस क्रम में संविधान सभा के सदस्यों ने टोटल 60 देशों के संविधानों को पढ़ा। 60 देशों के संविधानों को पढ़ा। टोटल 64 लाख रुपया संविधान लिखने में या संविधान बनाने में खर्च हुआ। और संविधान सभा को 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय संविधान बनाने में लगा। संविधान सभा को 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय संविधान बनाने में लगा। अंततः जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान बनकर तैयार 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 को जब भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया, तो फिर इस तिथि को देखा जाए तो इस तिथि का काफी ज्यादा ऐतिहासिक महत्व है। 26 नवंबर की तिथि का ऐतिहासिक महत्व है। 26 नवंबर की तिथि का ऐतिहासिक महत्व इसलिए है क्योंकि इस तिथि को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। और यही कारण है कि इस तिथि को पूरे भारतवर्ष के भीतर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह जो तिथि है, इस तिथि को पूरे भारतवर्ष के भीतर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहले नहीं मनाया जाता था, लेकिन 2014 में जब मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, तो मोदी जी ने यह तय किया, केंद्र की मोदी सरकार ने यह तय किया कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और पहली बार 26 नवंबर को 2015 ईस्वी में संविधान दिवस के रूप में मनाया गया।
और तब से लेकर आज तक प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है और आगे भी मनाया जाता रहेगा। अब जब संविधान बनकर तैयार हो गया तो अब संविधान लागू कब हो, इसको लेकर काफी उहापोह की स्थिति बन गई। संविधान सभा के कुछ सदस्य कह रहे थे कि ना इसी तिथि को लागू कर दिया जाए, वहीं संविधान सभा के अधिकतर सदस्यों का यह मानना था कि नहीं, संविधान 26 जनवरी को लागू किया जाए, 26 जनवरी को लागू किया जाए, 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाए। और अंततः हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो प्रश्न यह उठता है कि 26 जनवरी को ही संविधान क्यों लागू हुआ? तो इसके पीछे भी रीजन है, कारण है, और इसके पीछे रीजन और कारण यह है, 26 जनवरी को ही संविधान इसलिए लागू हुआ, इसके पीछे क्या रीजन है इसको आप समझिएगा। देखिए, आप सब लोग जानते हैं, देश की आजादी में, देश के स्वतंत्रता आंदोलन में जिस संगठन का सबसे ज्यादा महत्व रहा है वह संगठन है कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और साथ ही साथ आप इस बात से भी निश्चित तौर पर थोड़ा बहुत अवगत होंगे कि कांग्रेस का प्रत्येक वर्ष वार्षिक अधिवेशन बुलाया जाता था, और कांग्रेस का प्रत्येक वर्ष वार्षिक अधिवेशन दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में बुलाया जाता था। इसी क्रम में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन दिसंबर 1929 में बुलाया गया। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में बुलाया गया। लाहौर में हो रहे कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया, यानी कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को पारित किया कि जो है भारत अब पूर्ण आजादी चाहता है, उससे कम कुछ नहीं चाहता है। तो कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया। फिर जो है आपको पंडित नेहरू ने यह घोषणा किया कि जब तक हमें पूरी आजादी नहीं मिल जाती है तब तक प्रत्येक वर्ष हम लोग 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। पंडित नेहरू ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में जो यह घोषणा किया कि जब तक हमें आजादी नहीं मिल जाती है तब तक प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। पंडित नेहरू के इस घोषणा के तहत ही सर्वप्रथम 26 जनवरी 1930 को, सर्वप्रथम 26 जनवरी 1930 को पूरे भारतवर्ष में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया। भारत ने अपना प्रथम स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया। तो भारत ने जो अपना प्रथम स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी को 1930 ईस्वी में मनाया था, तो 26 जनवरी का तिथि ऐतिहासिक तिथि था। यही कारण था कि कांग्रेस के लोग यह चाहते थे कि हमारा संविधान 26 जनवरी को ही लागू हो, क्योंकि यह दिन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन को 1930 ईस्वी में हम लोगों ने प्रथम स्वाधीनता या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। मतलब समझिएगा, 26 जनवरी को ही संविधान क्यों लागू हुआ? तो 26 जनवरी को ही संविधान इसलिए लागू हुआ क्योंकि 26 जनवरी को 1930 ईस्वी में भारत ने अपना प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया था। यही कारण है कि 26 जनवरी 1950 को ही संविधान लागू हुआ। बात अगर संविधान के पूर्णतः लागू करने की करे या संविधान के लागू करने की करे तो संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। लेकिन बात अगर संविधान के आंशिक तौर पर लागू करने की करे तो संविधान आंशिक तौर पर लागू हुआ है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1900 कैसे कह सकते हैं 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान आंशिक तौर पर लागू हुआ? इस रूप में कह सकते हैं क्योंकि भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान जब बनकर तैयार हुआ था तो उसमें मूलतः 395 अनुच्छेद था। 395 अनुच्छेद में से 15 अनुच्छेद ऐसे थे जो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद था। 395 अनुच्छेद में से 15 अनुच्छेद ऐसे थे जो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। जो 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे वो 15 अनुच्छेद थे। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, अनुच्छेद 324, 5, 6, 7, 8, 9, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 367, अनुच्छेद 379, अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 388, अनुच्छेद 391, 392 और 393। एक छूट गया है 60।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हाँ हो गया। अनुच्छेद 5 6 7 8 9, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 366, 367, 379, 380, 388, 391, 92, 93, ये 15 अनुच्छेद ऐसे थे जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। तो ये 15 अनुच्छेद लागू हो गए थे 26 नवंबर 1949 को। यही कारण है कि हम यह बात कह सकते हैं कि जो हमारा संविधान है वह आंशिक तौर पर लागू 26 नवंबर 1949 को हुआ है, वही पूर्णतः लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ है। या जब आपके प्रश्न में ना आंशिक शब्द का प्रयोग करे ना पूर्ण शब्द का प्रयोग करे, सीधा यह पूछे कि संविधान कब लागू हुआ है, तो 26 जनवरी 1950। देखिए ध्यान से सुनिएगा, एक बार फिर से इस लाइन को हम बोल रहे हैं। पहली बात, जब यह पूछे संविधान आंशिक तौर पर लागू कब हुआ है, तो 26 नवंबर 1949। दूसरी बात, जब यह पूछे कि पूर्णतः लागू कब हुआ है, तो 26 जनवरी 1950। जब ना आंशिक शब्द का प्रयोग करे ना पूर्ण शब्द का प्रयोग करे, सीधा कहे भारत का संविधान लागू कब हुआ है, तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। क्लियर है? इस बात को आप याद रखिएगा।